नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कितनी हुई है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न को करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 275। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें जो स्वयं शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो ये है एक निजवाचक सर्वनाम। कैसा है ये? निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निजवाचक कौन से होते हैं? जो अपने आप के लिए यानी स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं वो निजवाचक होते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द? तो ये कहलाता है प्रिविशेषण। क्या? प्रिविशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है? तो जो थोड़ा सा है ये है एक अनिश्चित परिणामवाचक। कैसा? अनिश्चित परिणामवाचक है। अनिश्चित परिणामवाचक वो होते हैं जिसे हम नाप नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? तो बताइए इनमें से किस में कर्ता कारक नहीं है? तो इनमें से गरीब के निमित्त पर वस्त्र दान करो, तो इसमें कर्ता कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं भी कर्ता शब्द है ही नहीं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो किस में प्रेरणार्थक क्रिया है ये आपको बताना है। तो सुरेश ने सूरज को बुलवाया। क्या? सुरेश ने सूरज को बुलवा, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, वो आपको बताना है। तो बताइएगा। अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ। तो कलाई तलवा, कौन सा? कलाई तलवा ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा कलाई नहीं होती, अच्छी कलाई होता है। तो यहीं से आप लगा सकते हैं कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। तो इसका सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? नदी का जल ठंडा है, तो ये हो जाए नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रमांक में मूर्धन व्यंजन है? तो कौन से विकल्प में मूर्धन व्यंजन है ये आपको बताना है। तो जो टा वर्ग होता है, कौन सा? टा वर्ग होता है, टा टमाटर वाला, ये एक मूर्धन व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को याद होंगे, ये आपको पता होना ही चाहिए हर हाल में। तो किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो इनमें किस में वृत्तमुखी स्वर नहीं है ये आपको बताना है। तो ये बड़ा आ, कौन सा? बड़ा आ, ये एक वृत्तमुखी स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए, तो इनमें से आपको घनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो लिखा जाएगा घनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी की तरह। किसके? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि अष्ट का तद्भव रूप है तो कौन सा है अष्ट का तद्भव रूप, ये आपको बताना है। तो अष्ट का तद्भव रूप होता है 8। कौन सा 8 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंदर का तत्सम रूप है तो कौन सा है बंदर का तत्सम रूप, ये आपको बताना है। तो बंदर का तत्सम रूप है बानर। कौन सा बानर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्यय होता है तो क्या होता है प्रत्यय, ये आपको बताना है। तो प्रत्यय होता है शब्दांश। क्या शब्दांश होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारा उपसर्ग का अर्थ है तो क्या है पारा उपसर्ग का अर्थ, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा उल्टा। क्या उल्टा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है तो यशोदा में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, ये आपको बताना है। तो ये हुई है विसर्ग संधि। कौन सी विसर्ग संधि है यशोदा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल प्राण पुत्र के शब्द के अनेकार्थी हैं तो ये कौन से शब्द के अनेकार्थी है, जल प्राण पुत्र। तो ये है एक जीवन के अनेकार्थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोप का विलोम शब्द है तो कोप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो कोप का विलोम शब्द हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसमें से अंगना का समानार्थी कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो अंगना का हो जाएगा आंगन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। तो ये हो जाएगा अत्यंज। क्या अत्यंज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कमल का पर्यायवाची है तो इनमें से कौन सा है जो कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा इनमें से नीरज। कौन सा नीरज हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है तो कौन सा है जूतम पैजार मुहावरे का, तो ये हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर को जोक नहीं लगती कहावत का अर्थ है तो इस कहावत का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये पत्थर को जोक नहीं लगती है कहावत का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने या जीवन में कौन सा समास है तो कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो इसमें है अव्ययी भाव समास। कौन सा अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें या है जो उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सही नहीं है। मुहावरे दिए गए और ये उनके साथ में बताया गया कि इसमें कौन सा मुहावरा कौन सा समास है, मुहावरे मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसमें समास पूछे गए हैं। तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, अर्थात में तत्पुरुष समास होना चाहिए, यानी इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्री समास, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित का अर्थ है तो इनमें से कौन सा है जो निश्चित का अर्थ है। तो आधी रात, कौन सा आधी रात, ये निश्चित का अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आयते हरि भजन को ओटन लगी कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है। तो इस कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना आयते हरि भजन को ओटन लगी कपास कहावत का सही अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि काशी का 80 किसकी रचना है तो ये किसकी रचना है काशी का 80, ये आपको बताना है। तो ये रचना है काशीनाथ, किसकी,
ये काशीनाथ की रचना है। काशी का 80, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। तो कौन सी थी ये आपको बताना है। तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। कौन सी ब्रज भाषा थी सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। तो कौन मानी जाती हैं आधुनिक युग की मीरा। तो ये मानी जाती हैं महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है चित्रलेखा, ये आपको बताना है। तो 150 और लास्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भगवती चरण वर्मा ये चित्रलेखा उपन्यास कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।